नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर चंद्रा ITI के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के ITI के जो एग्ज़ाम हैं वो सितंबर मंथ में होने वाले हैं और इस वीडियो में मैं थोड़ी जानकारी आपको और दे दूँ कि जो भी ITI के आपके एग्ज़ाम हैं और ख़ासकर सेकेंड ईयर वालों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सुनने में आता है कि फ़र्स्ट ईयर वाले जो है वो प्रमोट कर दिए जाएंगे, उनका एग्ज़ाम जो होगा वो नहीं होगा, उनका जो भी उनको मार्क्स दिए जाएंगे वो उनके कॉलेज के थ्रू दिए जाएंगे और जैसा उन्होंने पिछले एग्ज़ाम में परफॉर्म किया होगा, जो उनके सेक्शनल एग्ज़ाम हुए होंगे उसके अकॉर्डिंग उनको एग्ज़ाम दिए जाएंगे, उनको नंबर्स दिए जाएंगे। और जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनका सितंबर में एग्ज़ाम होगा, ये बात जो है अभी तक निकल के आ रही है तमाम न्यूज़पेपर्स से और जो भी बोर्ड हैं उनसे निकल कर आ रही है। तो सेकेंड ईयर वाले जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैं ऑनलाइन जो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन हैं इलेक्ट्रीशियन ब्रांच के, वो सारे मैं आपको कराऊंगा। उसके अलावा जो हमारे TG2 का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं जो ITI कर चुके हैं, उनके लिए भी ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेता हूं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं या आ चुके हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों मैं लिया हूँ और आज से दोस्तों सीरीज़ में शुरू कर रहा हूँ। तो आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आएंगे और अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों, मैं जो पहला चैप्टर अभी शुरू कर रहा हूँ वो DC सर्किट का है। DC सर्किट के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो में मैं कराऊंगा। उसके अलावा थ्योरी का पार्ट मैं अभी नहीं करा पाऊंगा, लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर मैं बता रहा हूं तो उसकी जो थ्योरी होगी वो ज़रूर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला अगर हम देखते हैं तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, निम्न में से किस परिपथ में विद्युत धारा एक समान रहती है। बोला जा रहा है दोस्तों कि करंट जो है वो सेम रहती है। तो दोस्तों, जो सीरीज़ सर्किट होता है, यानी कि डी आंसर जो होगा वो होगा। सीरीज़ सर्किट जो होता है उसमें हमारी जो करंट है वो इक्वल रहती है, कहीं भी करंट डिवाइड नहीं होती है। सीरीज़ सर्किट में वोल्टेज जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, जबकि जो करंट होती है वो सेम रहती है। उसी टाइप से अगर पैरेलल सर्किट है तो उसमें वोल्टेज सेम रहेगा और करंट जो होगी वो हमारी डिवाइड हो जाती है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा श्रेणी परिपथ, यानी कि सीरीज़ सर्किट। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो लिखा है 125 वोल्ट 50 वाट, मतलब एक लैंप है जो 125 वोल्ट का है और 40 वाट का है, और 125 वोल्ट 100 वाट, दो लैंप हैं, एक 40 वाट का है और एक 100 वाट का है, दोनों 125 वोल्ट के हैं। को लैंप को सीरीज़ में दोस्तों यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ने की बात बोली जा रही है। तो इस समकर्पण से क्या होता है, तो ऐसा अगर करें हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट कर दें और वहाँ पर जो टोटल सप्लाई वोल्टेज दें वो 230 वोल्ट दें तो क्या होगा। तो पहली चीज़ दोस्तों, यहाँ पर देखिए वोल्टेज जो है वो 125 है, आपको दिख रहा होगा जो वोल्टेज है 125 है। तो अगर इस वोल्टेज का हम सम करें तो हमारा क्या होगा, जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो हमने सप्लाई दे रखी है वो 230 वोल्ट की दे रखी है। तो होगा क्या दोस्तों कि 40 वाट वाला लैंप, अगर सीरीज़ में कोई दो लैंप कनेक्ट हैं तो उसमें जो कम वाटेज वाला लैंप होता है वो हमेशा तेज़ ग्लो करता है, ज़्यादा तेज़ उसमें लाइट निकलेगी। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज जो है वो 40 वाट वाले लैंप के अक्रॉस ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से ये 40 वाट वाला जो लैंप है वो फ्यूज़ हो जाएगा। 100 वाट वाला लैंप फ्यूज़ नहीं होगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा। इस वजह से जो इसका आंसर होगा वो C होगा। 40 वाट लैंप से होकर हाथ इसके अंकित वोल्टेज से अधिक होगा और जिससे ये क्या होगा, फ्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि उसका वोल्टेज जो है वो 125 वोल्ट है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा सप्लाई देने के बाद वो ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए वो फ्यूज़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात अगर करते हैं, ओम के नियम के कथन के अनुसार परिपथ में धारा के सीधे समानुपाती होता है। तो धारा के सीधे समानुपाती होता है वोल्टेज, सभी को पता है। और क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा दोस्तों इसमें मिस प्रिंट है, इसलिए मैं नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं आगे। यदि किसी परिपथ में किसी प्रतिरोध के पार वोल्टेज, मतलब V वोल्टेज, तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I ज्ञात हो तो उसमें प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा। तो दोस्तों, ओम का नियम सभी ने पढ़ा होगा, R बराबर V/I। रजिस्टेंस अगर ज्ञात करना है तो यही फार्मूला हम लगाते हैं अगर हमको वोल्टेज और करंट पता है तो यही फार्मूला होगा R बराबर V/I, और वो फार्मूला आपको ऑप्शन नंबर C में मिलेगा।
तो यहाँ से जो आपका सी ऑप्शन होगा वो सही होगा 5वें का। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं हम लोग। कौन सा नियम बताता है कि बंद परिपथ में नियत तापमान पर वोल्टेज तथा धारा अनुपात समान होता है? तो आप सभी को पता है ये ओम का नियम होगा। बंद परिपथ की बात करी जा रही है और नियत तापमान, हमेशा याद रखिएगा ओम के नियम में जो भौतिक अवस्था होती है वो स्थिर होती है, इसीलिए यहाँ पर नियत तापमान की बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो 7 में लिखा हुआ है ओम का नियम प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसको आप मैं कहूँगा रट ही लीजिए, गैस डिस्चार्ज लैंप में ओम का नियम यूज़ किया जाता है, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में दिया हुआ है दिए गए प्रतिरोध में से गुजरने वाली धारा का मान बताएं। दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है, और होमवर्क कह लीजिए या आप अभी कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन इसका सही आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दिए हुए चित्र में एक्स वाई के बीच प्रतिरोध की माप बतानी है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर 6 और 2 ओम के 2 प्रतिरोध हैं, और इधर 24 ओम का प्रतिरोध है और 6 ओम का प्रतिरोध है। हमें करना क्या है, टोटल प्रतिरोध बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो करंट आएगी वो इन दोनों में सेम जाएगी, इसलिए 6 ओम और 2 ओम जो होंगे वो सीरीज़ होंगे, और इनको जब जोड़ेंगे तो 8 ओम हमारा आ जाएगा। उसके बाद ये 24 ओम और ये दोनों जो 8 ओम मिलके बने हुए थे, इन दोनों को समांतर में जोड़ना है, यानी पैरेलल में जोड़ना है। तो अगर हम 24 जो है उसको गुणे 8 करेंगे और बटे 8 और 24 32, इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा 6 ओम फिर से आ जाएगा। तो ये 6 ओम हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया। ये इतना सर्किट जो है उसका टोटल रेजिस्टेंस दोस्तों 6 ओम आ चुका है, और 6 ओम और ये कनेक्ट है, आप देख रहे हैं, और ये पैरेलल में कनेक्ट हैं। ये दोनों 6 ओम पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो जब भी दोस्तों समान मान के प्रतिरोध समांतर में कनेक्ट होते हैं तो टोटल जो प्रतिरोध होता है, कुल प्रतिरोध जो होता है वो आधा हो जाता है। यानी 6 ओम के 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में अगर कनेक्ट हैं तो उनका मान जो होगा वो क्या होगा, 3 ओम होगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो आएगा वो 3 ओम आएगा। 90 का बी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इस परिपथ में R3 शाखा में धारा का मान क्या होगा? तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो धारा है, जो करंट है, उसकी वैल्यू क्या होगी, और R3 परिपथ में पूछा गया। दोस्तों यहाँ पर देखिए R3 वाला जो सर्किट है इसकी बात बोली गई है। तो यहाँ पर जो R3 परिपथ है, यहाँ जो देखिए यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है या जो भी क्लिप लगा हुआ है वो खुला हुआ है, और जब भी सर्किट ओपन रहता है तो उसमें करंट नहीं फ्लो होता है। तो यहाँ पर जो करंट होगा दोस्तों वो 0 होगा, यानी कि सी आंसर होगा 10वें का। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने, और मैं यहाँ से ब्रश ले लूँ ताकि अच्छे से आप सभी को समझा सकूँ। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग चलते हैं। सॉरी 20 नहीं, 12वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जब एक विद्युत हीटर को 230 वोल्ट मेन सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो वह 7.5 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। इसके फिलामेंट का प्रतिरोध, तो दोस्तों यहाँ पर V और I का मान दिया है, R पूछा गया है, तो R बराबर V/I सभी को पता है, और V का मान जो दिया है वो 230 दिया है, और जो I का मान है वो 7.5 एम्पीयर है। दोनों को दोस्तों जब भाग करेंगे तो यहाँ पर आंसर जो आपका निकल के आएगा वो B निकल के आएगा, ऑप्शन B सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि किरचॉफ का नियम है। तो किरचॉफ का नियम जो है वो क्या है, पहला विद्युत धारा का नियम, दूसरा है वोल्टेज का नियम। तो दोस्तों जो ऑप्शन सी है वो सही है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों। यानी किरचॉफ का जो पहला नियम है उसको विद्युत धारा का नियम कहा जाता है, और जो दूसरा नियम है उसे वोल्टेज का नियम कहा जाता है। अगर शॉर्ट टर्म में बताऊं तो एक को कहा जाता है KCL, किरचॉफ करंट लॉ, और दूसरे को कहा जाता है KVL, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। KCL को दोस्तों ऊर्जा आवेश संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, आवेश संरक्षण का नियम, और KVL को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट्स दोस्तों आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप सभी लोग, 14 में लिखा हुआ है कि दिए गए परिपथ में I5 का मान निकालिए।
दोस्तों ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये किरचॉफ के पहले नियम से सॉल्व होगा, और किरचॉफ का पहला नियम था कि संधि की तरफ आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग। ये जो मिड पॉइंट है बीच में दोस्तों, ये संधि है। इसमें जितनी धाराएं आ रही हैं, यानी कि जिसमें साइन अंदर की ओर है, उन धाराओं को जोड़ना है, फिर जो धाराएं जा रही हैं उनको जोड़ना है। तो देखिए 10 में एरो अंदर है और 2 में एरो अंदर है, 3 में एरो अंदर है, तो 10, 2 और 3 यानी 15 एम्पियर ये हो गया। उसके बाद जो धाराएं जा रही हैं 4 एम्पियर और I5, तो 4 + I5 ये करना है हमको। यहाँ से I5 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 15 - 4 यानी कि 11 एम्पियर आएगा। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। आशा है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। कौन सा नियम बताता है कि किसी जोड़ पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग 0 के बराबर होता है? तो अभी बताया दोस्तों, किरचॉफ का जो धारा का नियम है, यानी कि किरचॉफ का प्रथम नियम, वो ये चीज़ बताता है कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो 0 होता है। तो 15 का जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर बढ़ते हैं हम। कौन सा नियम बताता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग 0 के बराबर होगा? तो दोस्तों ये भी किरचॉफ का नियम है और ये दूसरा नियम है। किरचॉफ का दूसरा नियम ये कहता है कि किसी बंद परिपथ में जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको अगर उसका हम बीजगणितीय योग लें तो वो 0 आएगा हमेशा। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम होगा दोस्तों, पहला नियम नहीं होगा, याद रखिएगा आप लोग। तो 16 का जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग चलते हैं। किसी विद्युत नेटवर्क में प्रत्येक जोड़ पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है। इस नियम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये भी किरचॉफ का पहला नियम है। मैंने बताया था जब पहला क्वेश्चन कराया था, मैंने नंबर 14 नंबर का जब क्वेश्चन इसमें हमने कराया है तब बताया था। तो इसका आंसर जो होगा वो किरचॉफ का प्रथम नियम, यानी कि 17 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है निम्न में से कौन सा किरचॉफ का नियम है? तो किरचॉफ का नियम कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर जो पहला नियम है वो किरचॉफ का नियम है, और ये जो है वो किरचॉफ का दूसरा नियम है कि बंद परिपथ में जो समस्त बीजगणितीय EMF होंगे उनका बीजगणितीय योग जो होगा वो वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के समान होगा। और वोल्टेज ड्रॉप जो होता है दोस्तों वो I/R होता है, ठीक है। तो सिग्मा E = सिग्मा IR, ये आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 भी कर लेते हैं। वैद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है। तो प्रतिरोधक यानी कि रजिस्टर जो होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, उसका यूज़ क्यों किया जाता है? धारा के प्रभाव को रोकने के लिए, दूसरा है धारा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, तीसरा है धारा के प्रभाव को घटाने के लिए। तो सभी को पता है, ऑब्वियस सी बात है, धारा के प्रभाव को रोकने के लिए। यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट के फ्लो में का अपोज करता है, विरोध करता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 20 की। तो परिवर्ती मान वाले प्रतिरोध का संकेत है। तो परिवर्ती मान वाले प्रतिरोध का संकेत दोस्तों पूछा गया है, तो ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों ही हैं। अगर एरो लग जाता है दोस्तों तो वेरिएबल रेजिस्टेंस हो जाता है, और रेजिस्टेंस के दोनों ही ये सिंबल हैं। तो आंसर इसका सी होगा। 29 का जो आंसर होगा वो सी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर हम आज बात नहीं करेंगे, इसका मैं नेक्स्ट पार्ट जो बनाऊंगा उसमें आपको कराऊंगा। तो 20-20 क्वेश्चन का पार्ट मैं बना रहा हूं। इस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है उसका कमेंट बॉक्स में आप उसको ज़रूर पूछें, और अगर कुछ पढ़ाने में कुछ गलत बता दिया तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। और आप सभी को ये वीडियो अगर पसंद आया तो एक बार लाइक ज़रूर करें, और अगर ITI से आप जुड़े रहना चाहते हैं और ITI की लगातार अपडेट पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। टाइम टू टाइम इस चैनल पर अपडेट्स आपको दिए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।